अस्सलाम वालेकुम खातिन हज़रात, मैं हूं इसरार अहमद किसान। शहबाज शरीफ जेल से बाहर आ गए हैं, उनकी ज़मानत तो आपको पता हो गई है। और ज़ाहिर है लाहौर हाई कोर्ट, फिर आपको पता ही है फिर। और अब वो फ्लरी ऑफ एक्टिविटीज़ हम देख रहे हैं उनकी। एक सबसे इम्पोर्टेंट मुलाकात उनकी मौलाना फजल रहमान के साथ, और उतनी ही इम्पोर्टेंट चाइनीज़ एम्बेसडर के साथ, और फिर ब्रिटिश हाई कमिश्नर के साथ। और अ, फिर अदालत में उन्होंने ज़मानत के लिए भी कह दिया है, ज़मानत के अलावा बाहर जाने के लिए कह दिया कि मैं बाहर जाना चाहता हूँ, बूढ़ा शख्स हूँ, मुझ पे रहम खाया जाए। और अब ये हो क्या रहा है? ये अचानक एकदम मरियम बैकग्राउंड में और शहबाज शरीफ फोरग्राउंड में, ये क्या हो रहा है? और साथ-साथ कुलभूषण यादव का जो केस है वो भी, उसकी भी हियरिंग हुई है, उसका भी ज़रा तज्ज़िया करने की कोशिश करेंगे। तमाम चीज़ें देखेंगे और चलते हैं लंदन और बात करते हैं डॉक्टर शाहिद कुरैशी साहब के साथ, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर शाहिद। जी, वालेकुम अस्सलाम और आपके तमाम देखने वालों को भी अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू डॉक्टर शाहिद। एक तो ये मुझे ज़रा बताएँ कि ये शहबाज शरीफ जो हैं, इनका अचानक हम देख रहे हैं कि एक्टिविटी बहुत बढ़ गई है। और फिर लाहौर हाई कोर्ट में उन्होंने वो दरख्वास्त भी कर दी है कि मुझे बाहर जाने की इजाज़त दी जाए, मुझे जो नाम डाला हुआ है ब्लैक लिस्ट पे, उसमें से निकाला जाए। तो ये क्या अभी हम एक और नवाज शरीफ बनता हुआ देख रहे हैं? पूरा केस वही वाला चल रहा है, आपको नज़र आ रहा है? देखिए जी, बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि जस्टिस मकबूल बाकर साहब के सामने ये हियरिंग लगी है। अभी जो इत्तलात हैं, और उससे ये वही जस्टिस मकबूल बाकर साहब हैं जिन्होंने नवाज शरीफ को हलफनामे पे 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे भेज दिया था, और ये वही शहबाज शरीफ है जिसने अपने भाई की गारंटी दी थी। तो मेरे ख्याल से जस्टिस साहब को कल सुबह ये पूछना चाहिए शहबाज शरीफ से कि भाई वो तुमने जिस बंदे की तुमने अपने भाई की गारंटी दी थी, तो वो कब आ रहा है, वो क्या क्या हुआ उसका? क्योंकि मकबूल बाकर साहब ने उनसे पूछना चाहिए हलफनामा कि लिखवाया तो उसमें उनसे पूछना चाहिए कि बाबूजी कितने ने? हाँ जी, वो या बाबूजी कह लें या पूछ रहे हैं भोला कितने है। तो हाँ, वो जो है ना वो बाबूजी तो ये इन्होंने बाद में असल नाम तो भोला ही है ना, मियां नवाज शरीफ साहब का। है तो तो बोला ही वो ना जज वैसे। साहब ने जो फैसला करना है, जो ये जो पहला जज पैनल था, उन्होंने शरीफों को जो गुराल साहब का और डोगर साहब जो थे बेंच था, वो शरीफों को जो फायदा देके गया, मेरे ख्याल से ये सारा जो कुछ हो रहा है, ये निज़ाम इस तरह जो है ना वो चलता नजर नहीं आ रहा है। जैसे मैंने आपसे कहा कि अभी ये शहबाज शरीफ ने जो ब्लैक लिस्ट से निकलवाने के लिए जो दरखास्त दी है, कल जिसकी हियरिंग है, और फिर उसके बाद उन्होंने अपना बरतानवी सफीर से भी मुलाकात की, कि जी मुझे अगर मैं प्राइवेट जहाज में जाऊं तो मुझे आने की इजाज़त होगी, क्योंकि पता है पाकिस्तान को उन्होंने रेड लिस्ट में डाला हुआ है कोरोना की हाँ, वजह से। और आपको पता होगा कि कल परसों इंडिया का जो फॉरेन डेलीगेशन फॉरेन मिनिस्टर्स गया था, उसको भी क्वारंटीन जी हाँ, कर जी दिया हाँ। गया था, क्योंकि 2 लोग उसमें से निकल आए। जयशंकर साहब और भी शहबाज क्वारंटीन शरीफ कर। मेरे ख्याल से ही इज ओवर 70 years old, he is a cancer survivor, he is in a much more vulnerable situation, he should remain stay where he is। वो बहुत ज्यादा वनरेबल है, और मेरा जाती तौर पे मेरा भी उनसे सलाम दुआ है कि इतने अरसे में, तो मेरा जाती तौर पे मशवरा है उनको यही है कि आप लाहौर में रहें और अपने घर में रहें और सेफ रहें। लंदन में कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा, लेकिन अ, यहाँ पे तो जाहिर है आपके सामने ही है जो मामला, लेकिन बहरहाल लंदन में नहीं, चूंकि वो उनकी वैसे सारी कोई आराम जमातें करने हैं। तो नहीं जा रहे होंगे ना, ज़ाहिर है किसी असाइनमेंट पे ही जा रहे होंगे ना डॉक्टर साहब, ये तो आपको भी पता ही है। देखिए ये तो मुझे तो पता है, लेकिन मुझे जो सबसे ज्यादा जो मुझे समेत बहुत सारे तजिया निगारों को जो फिक्र है, वो ये है कि पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी स्टैब्लिशमेंट है, जिसमें फौज है, तो हम ये समझते हैं कि कोशिश करने की कर रहे हैं कि शरीफों को अभी तक उन्होंने जिस धूम धड़क्के से उन्होंने टीटीपी और ये दाएश और ये तहरीक तालिबान के जो दूसरे ग्रुप्स थे, इनके ऊपर चढ़ाई की, और या बीआरए या पीएलए के ऊपर जिस तरह ये चढ़ाई करते हैं, तो शरीफों ने तो इतना उससे ज्यादा डैमेज किया है पाकिस्तान को। ये कुलभूषण जो है, इसका केस इंटरनेशनल कोर्ट में भेजने का जो सेहरा है, वो नवाज शरीफ का सर है। और मैं खुदा ताला का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि इसकी हुकूमत खत्म हो गई थी जब ये केस की हियरिंग शुरू हुई। और मैं उससे भी ज्यादा खतर शुक्रगुजार हूँ कि हमारे भाई खाबर कुरैशी साहब, बैरिस्टर जो क्यूसी हैं लंदन में, उन्होंने इसका केस लड़ा। आप पाकिस्तान से कोई बिलाल सूफी या कोई माजा गामा नहीं लेके आए, उसने तो वैसे पैसे लेके आ जाना। हाँ, मुबैना तौर पे ये कहा जाता है कि आपके जो पाकिस्तान से वकील आते हैं वो दूसरी
साइड से पैसे लेके मुक्का कर जाते हैं। कुलभूषण केस के अंदर जब ये हेयरिंग हो रही थी, तो उस केस में इंडिया का जो लॉयर था, डिफेंस लॉयर था, उसने नवाज शरीफ साहब की जो स्टेटमेंट थी को शामिल अजमल किया। कसाब के हवाले से, वो उसने एज एन एविडेंस पेश की थी वहां पे, और कि जी मैं जानता हूँ उसको एक्सेट्रा। और मैं आपके सुनने वालों के लिए ये बताना चाहता हूँ कि जो आईजी महाराष्ट्र थे, उन्होंने महाराष्ट्र हाई कोर्ट में ये केस दायर किया कि मुंबई अटैक्स की री इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और उन्होंने अपने वीडियोस में ये कहा कि जो अजमल कसाब जो था वो हमारी एजेंसीज के पास धमाकों से पहले था। ही वाज विद अस बिफोर द 26 नवंबर इंसिडेंट। अच्छा, मेरी उनसे बात हुई, मैंने उनको फोन किया और मैंने उनसे कंफर्म किया कि क्या ऐसा है, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक सेमिनार हो रहा था जिसपे हम उनको बुलाना चाहते थे। तो उन्होंने कहा जी मेरी हेयरिंग है अक्टूबर में, तो मैं नहीं आ सकता। लेकिन उन्होंने ये जो मैंने आपसे बात की कि अजमल कसाब के बारे में जो नवाज शरीफ ने जो स्टेटमेंट दी थी रॉयटर्स को, और बाकी वो गलत थी, वो झूठी खबर लगाई, जिसकी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो इंडिया के वकील ने जो है ना एज ए प्ली पेश किया कि पाकिस्तान टेररिस्टों को भेजता है इंडिया के अंदर। और उनका जो प्ली था, यानी नवाज शरीफ ने जिस तरीके से और या शरीफ खानदान ने जिस तरीके से इंडिया को, मोदी को फायदा पहुंचाया कुलभूषण केस में, जब तक कोई भी पूरी दुनिया के अंदर ये रूल है, जब तक आप लोकल कोर्ट्स की ऑप्शंस को एग्जॉस्ट नहीं कर लेते, आप मामले को इंटरनेशनल कोर्ट में नहीं लेके जा सकते। कुलभूषण यादव के अलावा जो अजमल कसाब था, जिसको वो ये कहते थे कि ये पाकिस्तानी शहरी है, इंडिया ने पाकिस्तान को कोई काउंसलर एक्सेस नहीं दी उसकी, बल्कि उसको फांसी देने के बाद उन्होंने वहीं जेल में ही दफना दिया। उन्होंने उसकी बॉडी तक नहीं दी पाकिस्तानियों को। तो नवाज शरीफ और ये शहबाज शरीफ जो थे, इंडिया की मोहब्बत में इतने ज्यादा गिरफ्तार थे कि इन्होंने कुलभूषण का केस जो है वो जिंदाल के थ्रू हामी भर ली कि आप इसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले जाएं। हाँ, जबकि उस कोर्ट की कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है पाकिस्तान के ऊपर, उसकी कोई रिकमेंडेशन बाइंडिंग भी नहीं है। लेकिन नवाज शरीफ साहब का जो सीमिंगली प्लान लगता था वो ये था कि तुम इसको वहां ले जाओ, हम हार जाएंगे तो हम कहें जी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कहा है, तो हमने कुलभूषण को रिहा कर दिया। हाँ, अब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, पिछले 6 महीने से ज्यादा हो गया है, वो इंडिया को कह रहे हैं कि तुम अपना वकील मुकर्रर करो ताकि हम वो इस नहीं केस भेज। की प्रोसीडिंग करें आगे। इंडिया उसका वकील मुकर्रर नहीं कर रहा, क्योंकि इंडिया ये समझता है कि हम पाकिस्तान की कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को नहीं मानते। नहीं मानते। इंडिया का जो ये एरोगेंट रवैया है, तो नवाज शरीफ और शरीफ खानदान जो मोदी को अपने घरों में बुलाते हैं, मुझे ये समझ नहीं आती कि अगर यही काम कोई आम बंदा, कोई जॉब लॉग, कोई अल्लाह दित्ता कर रहा होता, तो हमारी जो सिक्योरिटी स्टैब्लिशमेंट है, जिन्होंने साहिवाल के हाँ, अंदर शक की बुनियाद पे बंदे मार दिए, यानी इनके पास ऑथेंटिक एविडेंस, हमें नहीं पता लगा कि इनके पास कोई ऑथेंटिक एविडेंस थी, इन्होंने शक की बुनियाद पे 14 बंदे मॉडल टाउन में मार दिए। नवाज शरीफ ने जो इंडिया के अंदर धमाका हुआ, उसका मुकदमा पंजाब पुलिस ने जो है वो गुजरांवाले में दर्ज किया। ये पूरी दुनिया में पहली दफा ऐसा, मैंने जो मेरी लीगल हिस्ट्री का जो नॉलेज है, कि इंडिया में जो पठानकोट का जो वाक्य पेश आया, तो पाकिस्तान जो जहां पे वाक्य पेश आता है एफआईआर वहां दर्ज होती है। तो पंजाब पुलिस जो शहबाज शरीफ के अंडर में थी, उसने वो एफआईआर दर्ज की। तो क्या जनरल बाजवा को या एसआई के जो जनरल साहब बैठे हैं या जो कोर कमांडर्स हैं, उनकी याददाश्त इतनी कमजोर है कि पंजाब पुलिस ने जो मुकदमा दर्ज किया पठानकोट का या इंडिया के जो दूसरे वाक्य का पाकिस्तान में, यानी एक दूसरे मुल्क की जुरिस्डिक्शन में एक दहशतगर्दी का वाक्य पेश आता है, और नवाज शहबाज शरीफ की पंजाब पुलिस वो उसकी एफआईआर पाकिस्तान में दर्ज करती है। तो मेरे ख्याल से ये जो ये हमारे जर्नैल मौजूद हैं इस वक्त, मुझे बड़ा इनको 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 दोबारा रिविजिट करना चाहिए कि सराजुद्दौला की 50,000 फौज जो थी ना, वो 3,000 अंग्रेजों की फौज से हार गई थी। ये और टीपू सुल्तान की फौज जो थी, उसके पास इतना असला था कि वो कई कई साल महीनों लड़ तक लड़ सकता था। सकता था, लेकिन दरवाजा अंदर से खुला था मुसलमानों के। हाँ, जो कलकत्ता में जो ट्रेटर्स एली है ना, जो गद्दारों की एली मौजूद है इस वक्त, हाँ, जिसका पड़पोते सिकंदर मिर्जा को आपने
पाकिस्तान का सदर तक बना प्रेसिडेंट। दिया। तो जनाब वाला, हाँ, अगर आप इतनी आपने ऑस्ट्रिच की तरह जो है ना अपना सर रेत में दिया हुआ है, आपको नजर नहीं आ रहा कि शरीफ क्या कर रहे हैं, और आप उसकी मोहब्बत में इतने ज्यादा गिरफ्तार हैं कि आप इनसे जान नहीं छुड़ाना चाहते। आपने इनको हाँ, वो क्या गालियां सजा दी देते इस हैं बात के? इनको। वो देखिए, इनको अगर गालियां देते हैं और ये अगर उनको कुछ गले लगाते जर्नैलों की, जो वॉल्यूम 10 है, अगर कुछ जर्नैलों की ने को करप्शन की है, कुछ उन्होंने माल खाया है इनसे, या इनके पास उनकी वीडियोस है, तो उसकी वजह से पूरी 6-7 लाख फौज वो तो बदनाम नहीं होनी चाहिए ना। जो वॉल्यूम 10 है उसको पब्लिक करें, खोलें उसको, बताएं दुनिया को कि शरीफों ने क्या कुछ किया है। हैं। अगर उसमें कोई और भी इस तरह के मामलात हैं तो लोगों को पता होना चाहिए। असल ये में तो कोई अपनी जात तरीका से, नहीं है कि आप अपनी पूरा जात से मुल्क ऊपर दांव पे उठना जो लगा है ना दें। डॉक्टर साहब, ये अपनी जात से उठने का बड़ा मुश्किल काम होता है। और दूसरी मैं आपको बताऊं, जो आपने बात की थी ना अभी जिंदाल की और ये नवाज शरीफ वगैरह की, वो एम्बेसडर बासित साहब ने बुक लिखी है हॉस्टिलिटी के नाम से। वो अगर आप किताब पढ़े ना तो वो पता चलता है कि किस तरीके से उन्होंने इनको बाईपास करते हुए, ये एम्बेसडर थे, वहां पे हाई कमिश्नर थे, और इनको बताए बगैर ये सारा कुछ कर रहे थे, और उनको कॉन्फिडेंस में नहीं ले रहे थे क्योंकि उनको पता था कि ये बंदा आगे से रिएक्ट करेगा। तो जहां पे ये हालत हो कि अपने ही एम्बेसडर को आप बाईपास करके दुश्मन की जगह पे जाके आप दुश्मन के लोगों को मिलने के लिए उनके उनके घर चले जाएं। जिंदल के ये घर चले गए थे। मैं आपको आपको अंदाजा एक लगे। एक्सक्लूसिव बात बताता हूँ कि जिस दिन राहिल शरीफ, जनरल राहिल शरीफ ने नवाज शरीफ को ये बताया कि हमने एक ऑपरेशन में कुलभूषण को गिरफ्तार किया है, तो नवाज शरीफ ने बड़ी नाराजगी का इजहार किया और वही तौर पे कहा कि साढ़े बंदे भी तो जान देने ना होते। इस बात की वजह से जनरल राहिल शरीफ साहब को ईरान के प्रेसिडेंट के साथ ये मामला उठाना पड़ा कि आपकी ईरान की जो सॉइल है वो पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। तो नवाज शरीफ की जो फौज की जो मोहब्बत है शरीफों के लिए, कि मरियम नवाज डॉन लीक्स करे, आप उसकी आंखों में देख के उसको माफ कर दें। वो अपने एजेंट, रा के एजेंट अपनी फैक्ट्री में बुलाए, आप फिर उनको माफ कर दें। वो अजमल कसाब की जो आपके खिलाफ इस्तेमाल हो एविडेंस, वो तमाम बयानात आपके अगेंस्ट यूज हो एविडेंस, तो वो आप फिर उसको, मुझे ये समझ नहीं आती कि हमारी जो फौज है, जनरल जिया साहब को भी बहुत अरसा गुजर गया है, तो उनके अंदर से जो इन्होंने पनीरी लगाई वो अब तक खत्म नहीं हुई। नवीद अकबर, ये जितने लोग थे, रिजवान अख्तर वगैरह, और ये नवीद मुख्तार, ये इनके इन्होंने तो खैर, ये इनके दौर में ये लोग थे, तो इनको शर्म नहीं आई? मतलब ये है कि जिन्होंने जियाउद्दीन, अगर उनका बस चले तो वो किसी ग्वालमंडी के पहलवान को जो है ना पहलवानी की बेस के ऊपर आर्मी चीफ लगा दें कि भाई तू बड़ा चंगा पहलवान है, तेन आर्मी चीफ ला हाँ, देने। लेकिन जनरल रिजवान के बारे में मैं नहीं मानता। जनरल रिजवान इज अ थॉरो जेंटलमैन। उनको मैं जानता भी हूँ, उनका नहीं मैं कह सकता, लेकिन बाकी जो है उनको मेरा ख्याल है कि ध्रुव बीनी के अमल से जरूर गुजरना चाहिए। लेकिन थोड़ा सा जरा वापस आते हैं, ये शहबाज शरीफ जो है, इनको क्या टास्क मिला है? मुझे ये बताएं कि अब ये आपके पास लंदन आएंगे, और जाहिर है कि जमानत जमानत और मतलब एक फोरगॉन कंक्लूजन है ना, तो मिलनी मिलनी है ना। अच्छा, अब क्या वहां पे करेंगे? क्या वहां पे आके मामला तय होंगे कि देखिए अब जी, यहाँ आके वो अपना कोई इमरान खान की मालछाल छुट्टी उन्होंने करवानी है बनाया हुआ है, और इनको लेके आने? जो उन्होंने मालछाल बनाया हुआ है, जिन जिन जर्नैलों को, जिन जिन सिक्योरिटी स्टैब्लिशमेंट में जिन जिन लोगों को मालछाल दिया हुआ है उनका, तो वो तो आपको पता है, ये जो शरीफ है ये तो एक बिल्कुल एक जैसे आई शुड से एक पोर्नोग्राफिक ब्लैकमेलिंग रिंग बन गया है। और मैं इनको मिसाल दूंगा, जो अहमद स्वीकारनो थे, जिन्होंने केजीबी को, दुनिया की एस्पियोनाज की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा जिस बंदे ने बीट किया था केजीबी को, वो अहमद स्वीकारनो थे, जिनकी उन्होंने एक फिल्म बना ली कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशंस में रशियन गर्ल्स के साथ। जब उनको सुबह दिखाया तो उन्होंने, अहमद स्वीकारनो ने कोर्ट, ही वाज द जनरल ऑफ इंडोनेशिया, उसने इसको कहा कि आई वुड लाइक टू हैव सीडीज ऑफ दिस फिल्म एंड आई विल प्ले इन माय सिनेमा, कि मैं हाँ, अपने सिनेमा में चलाऊंगा ये फिल्में, एंड दे विल सी हाउ आई ट्रीटेड द रशियंस। मतलब मैं अल्फाज दोहराना नहीं चाहता कि जो, तो हाँ, जब आप ब्लैकमेल हो रहे हो तो आपको ये अहमद स्वीकारनो की मिसाल भी सामने है आपके, और जो ये जो बाकी अरशद मलिक जो है, और ये बशीर मेमन, मुझे एक चीज समझ नहीं आती कि हमारे जो सिक्योरिटी के अफसर हैं, पुलिस के, एफआईए के, इवन आईएसआई के, जो ये जो दुरानी साहब थे, इनके अंदर कोई शर्म है या नहीं है? आप लोगों ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट साइन किया होता है। अगर आपको कोई टास्क दिया गया, कोई मिशन दिया गया, कोई बता दी, इसका मतलब ये थोड़ी कि आप थोड़े से पैसों के लालच में आके, अपनी पोस्टिंग के लालच में आके आप उसको पूरी दुनिया के सामने बिठा दे। ये जो असगर खान केस है, ये क्या केस है?
आपको प्रेसिडेंट ने ऑर्डर दिया है, कोई टास्क दिया ड्यू टू रेलेवेंस ऑफ सिक्योरिटी मैटर, आपने उसको एफआईए को पूरा बयान दे दिया। भाई आपने आज तक ये नहीं पूछा कि असगर खान केस प्रेसिडेंट तो गुलाम इसहाक खान को ये क्या जरूरत पेश आई कि वो ब्लड शेड किए बगैर बेनजीर की गवर्नमेंट को हटाएं। तो इसका जवाब जो ब्रिगेडियर हामिद सईद अख्तर अभी जिंदा है, अल्लाह उनको जिंदगी दे, आप उनसे पूछे जिनकी सुप्रीम कोर्ट के अंदर स्टेटमेंट है, जिन्होंने इस केस में लोगों को पैसे दिए, वो आपको बताएंगे कि गुलाम इसहाक खान को आईजीआई बनाने या की क्या जरूरत पेश आई आर्मी को ऑर्डर देने के लिए, या ऐसे को क्यों टास्क दिया। और जनरल दुरानी साहब जो है वो उन्होंने जाके एफआईओ को इतना लंबा सारा बयान दे दिया। तो इनको खुद बस नहीं ये समझ आती कि मेरा ख्याल है कि हमारे सिस्टम को दुरुस्त होने की जरूरत है, खासतौर पे ये जो हमारे भाई हैं फौज वाले भी, इनको भी जरा सोचना चाहिए कि ये क्या कर रहे हैं। खासतौर पे अब देखें, मुझे एक चीज बताएं डॉक्टर साहब, इमरान खान के बारे में अब सब लोगों को पता है कि जब ये इलेक्शंस हुए थे लास्ट वाले, उसमें इसकी मेजोरिटी को कम करने की कोशिश की गई थी, ठीक ठाक किस्म की सीटों पे उसको हरवाया गया ताकि एक क्रिपल्ड किस्म की गवर्नमेंट बने। अब देखना ये कितना इन इट सेल्फ इट्स अ बिग क्राइम। अगर उसके पास आज मेजोरिटी होती, वो इस तरह ब्लैकमेल ना हो रहा होता, इस तरह जलील ना हो रहा होता, और लोगों के सामने इस तरह जाके भीख ना मांग रहा होता। अच्छा, अब और दूसरी आप भी बात, ब्लैकमेल ना हो रहे होते हैं उनके सामने। हाँ आप भी ना हुए ये जो हुए थे। 2-2 टके अच्छा, के नलायक हाँ, औरतें जो है ना फौज को गालियां निकालते हैं। दूसरी बात यह है कि अब वो देखें, वो इतना मजबूर हुआ है कि वो बेचारा आज भी कह रहा था कि ये जो सिस्टम है ये क्रिमिनल्स को कोई सजा देने के लिए ताकत नहीं रखता। वो क्यों उसको कहना पड़ रहा है? क्योंकि आप अभी भी सिस्टम के साथ प्ले अप कर रहे हैं, आप अभी भी क्रिमिनल्स को बैक कर रहे हैं, आप अभी भी उनको चाह रहे हैं कि किसी तरीके से उनमें से कुछ ना कुछ निकल आए। तो फॉर गॉड सेक मेरा ख्याल है कि लेट्स गिव इट अ ब्रेक, और यहाँ पे अब सोचना चाहिए, पूरे का पूरा पूरा पैराडाइम जो है वो नया करने की जरूरत है। हर बंदा जो उठता है वो ब्लैकमेल करना शुरू हो जाता है। कोई भी आप देखते हैं, पुलिस को कोई बात करता है, पुलिस इकट्ठी हो जाती है, ब्यूरोक्रेसी को बात करता है, ब्यूरोक्रेसी इकट्ठी हो जाती है। ये मुल्क है ये माफिया की एक वो अमाजगा बन चुका है। अंग्रेजी की एक कहावत है कि नो वन कैन राइड ऑन योर बैक अनलेस इट इज बेंट, कि आपकी कमर पे कोई उस वक्त तक सवार नहीं हो सकता जब तक आपकी कमर झुकी हुई ना हो। तो ये जो हमारे भाई हैं फौजी, ये इनको या तो ये लेट जाते हैं या फिर खड़े हो जाते हैं, तो उसके दरमियान की एक स्टेज होती है, उसको कहते हैं बैठ जाते हैं। तो जनाब आप थोड़ी देर के लिए सिट डाउन एंड हैव ए इंट्रोस्पेक्शन एंड और थोड़ी सी इंट्रोस्पेक्शन करें, थोड़ा सा रीअसेस करें सिचुएशन। नहीं, अब गेम क्या हो रही है? मुझे सिर्फ आखिर में सिर्फ ये बताएं, शहबाज शरीफ से क्या आप निकालना चाह रहे हैं? देखिए शहबाज शरीफ से तो इन्होंने क्या निकालना है, ये असल में बुग़्ज़ इमरान के अंदर जो इनके जो पनीरियां लगी हुई हैं ब्यूरोक्रेसी के अंदर और जो माफिया में भी। अब जाहिर है फौजी जर्नैल कोई स्पेस में तो नहीं उगते ना, उनके भी रिश्तेदार होते हैं मुख्तलिफ, या जिनके नहीं होते वो रिश्तेदार बन जाते हैं। तो उनको वो जाके, अब जो एक माफिया का जो माइंडसेट होता है ना, फौजी लोग बड़े जेंटलमैन टाइप लोग होते हैं, ये उन चलाकियों को नहीं समझते। जो शरीफ माफिया जो चलाकियां करती है, जिस तरह वो सिंबलिज्म करते हैं, क्या मेरी बरतानी सफीर से मुलाकात हुई, मेरी चीनी से मुलाकात हुई, उसने मुझे ये कहा, भाई उसको उसने जो मर्जी कहा आपके साथ, वो बाहर आके ये थोड़ी बताएगा कि मेरी क्या बात हुई है। तो ये सिंबलिज्म है, ये जेस्चरिंग करते हैं, पोस्चरिंग करते हैं कि मेरे ये देखो इसके साथ भी ताल्लुकात है। ये असल में ये नौसरबाज लोग है ना, ये कोई डिप्लोमेटिक या कोई हार्ड कोर पॉलिटिकल ट्रेंड लोग तो नहीं है। यानी हमारे मोहल्ले में एक मुखबर था पुलिस का, तो जब भी कोई नया डीएसपी आता था तो वो पास का हर तीसरे महीने में बरसी हो रही थी, हम पूछते थे ये स्पीकर क्यों लगा हुआ है, क्या जी वो भट्ट साहब दी मेरी बरसी है। तो जब भी कोई नया डीएसपी आता था वो उसको बुलाने के लिए कि लो जी तुसी आओ। तो ये भी उसी मॉडल के ऊपर चलते हैं कि फौजियों को बुला के अपने घर में इनवाइट करके दूसरों को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं। आज ख्वाजा सफदर जो है वो कोर्ट हेयरिंग में फट पड़े हैं। उन्होंने कहा कि तुम सब लोग अपनी अपनी जमानतें करा के निकल गए हो, शहबाज शरीफ भी निकल गया, हमजा शहबाज भी निकल गया है, तो जो बाकी ख्वाजा लोग आसिफ, हैं इन केसेस के अंदर में, जो अदर को अक्यूज्ड हैं, उनकी वो जो 10-10, 20-20, 30 हजार रुपए तनख्वाह वाले मुलाजिम है, उनकी जमानतें नहीं हुई, वो अंदर ही है बेचारे। और ख्वाजा आसिफ की ईद जो है ना मेरे ख्याल से जेल में गुजरेगी है, वो जेल में करेंगे ये। चलें कर लें, तो उनकी ये कौन सा जब कोई मसला ये बनता है। शरीफ जब डील करते हैं ना, जब शरीफ डील करते हैं तो नीचे वाले पटवारियों के बारे में ये कभी नहीं सोचते, दे ऑब्वियसली जस्ट वॉक ऑब्वियसली, अवे। लेकिन लेकिन फाइनल कमेंट, मुझे ये बताएं कि चाइनीज एम्बेसडर ने किस कैपेसिटी में एक क्रिमिनल कन्विक्टेड आदमी से मुलाकात की है,
क्या ये डिप्लोमेटिक नाइसिटीज के मुताबिक है ये? देखें जी, वो आपके लीडर ऑफ द अपोजिशन है, अगर आपकी पार्लियामेंट उसको लीडर ऑफ द अपोजिशन मान रही है, कन्विक्शन और तमाम तर कोर्ट हेयरिंग्स और तमाम तर केसेस के बावजूद, तो चाइनीज एम्बेसडर को अगर उसने रिक्वेस्ट की होगी कि जी मैं मिलना चाहता हूँ, तो उसने कहा ठीक है मिल लो। अभी नहीं ये नहीं, तो एक लेकिन चाइनीज एम्बेसडर को ये भी तो देखना चाहिए ना कि वो कन्विक्टेड है, चाहे वो अपोजिशन लीडर है, वो तो हमारे सिस्टम के मसाइल है ना। लेकिन चाइनीज एम्बेसडर को खुद देखना चाहिए कि वो डिप्लोमेटिक नाइसिटीज के मुताबिक भी तो देखे ना, ये चीजें सेंसिटिविटीज होती हैं। हम वहां से वीगर्स को बुला के या दलाई लामा को बुला के मुलाकातें कर सकते हैं आप? देखिए जी, मैं अब चाइनीज एम्बेसडर के बिहाफ पे तो कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकता। मैं नहीं, तो ये ये बता पाकिस्तानी सकता गवर्नमेंट हूँ को, कि मैं समझता हूँ पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, हमारे फॉरेन ऑफिस को ये टेकअप करना चाहिए उनके साथ। जी बिल्कुल करना चाहिए। फॉरेन ऑफिस में अगर कोई जाग रहा होगा तो जरूर उसको ये छोटा सा हल्का सा नोट अगर ऐ तो भिजवा औखा ही दें। काम दस दिता जे, ਇਹ बड़ा औखा काम दसिया जे, जागदे तो घट ही ने। चलें डॉक्टर शाहिद, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा और पाकिस्तान के लिए दुआ किया करें नाजरीन। मुझे यकीन करें, ये इस तरह की डॉक्टर शाहिद ने जो बातें बताई ना, ये सुन सुन के दिल खराब होता है और दुख होता है। अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, अल्लाह ताला इनके अंदर इस्लाम की, अपने दीन के मुतालिक जो हमीयत है दीन है वो, और एक जो पाकिस्तान के साथ मोहब्बत है, उसके तकाजे जो हैं वो इनको पूरा करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर में दुआ कि मेरी इज्जत के लिए काफी है कि मैं तेरा ही बंदा हूँ, मेरे फख्र के लिए काफी है कि तू ही मेरा परवरदिगार है। तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं चाहता हूँ, मुझे भी उसी तरह बना दे जिस तरह तू चाहता है। स्पुरदन बतोमाए खेशरा तू दानी हिसाब कमो बेशरा। मुझे सराकसाना को डॉक्टर शाहिद कुरैशी साहब के साथ इजाजत दीजिए। जल्दी मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।